क्या आपने भी मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 26 मार्च को शिफ्ट फर्स्ट में 10 बजे वाली शिफ्ट में, तो उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर आपका हर जगह काम आएगा, चाहे आप इसरो DRDO का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली आपका ये रेलवे में लोको पायलट का भी CBT 2 होने जा रहा है। तो ये CBT 2 के पर्पज़ से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से यहाँ प्रश्नों को सेट किया गया था, जिस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया है, वो वाकई में प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। अगर आप ऐसे पेपरों को सॉल्व करेंगे तो आप ज़रूर सफलता की ओर अग्रसर होंगे और CBT 2 की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे। और साथ ही साथ जो आपका लाइन अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें अगर आपने अपना आंसर शीट डाउनलोड किया होगा तो वहाँ से आपको आपका नंबर पता चला होगा कि कितना नंबर आपका सही हुआ है, ठीक है ना। तो फिलहाल चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नों का बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ और इसमें जो हम सॉल्व करेंगे वो जो पेपर होगा वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यानी कि वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस वाली, और फिर आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टोटल 60 प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो भी समय लग जाए उन प्रश्नों को हम डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराएंगे, है ना। जो भी प्रश्न लगे आप देखिएगा। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ से क्वेश्चन का सीरीज हमारा स्टार्ट होता है। पहला जो सवाल है 41 नंबर का, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। हर सब्जेक्ट से यानी कि ड्राइंग और मैथ्स का 10-10 सवाल पूछा गया है। तो पहला जो सवाल है वो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का कि कोणों को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, कौन सा है। एंगल को आपको मापना है ना। जैसे कि ये है, देखिए ये अलग अलग एंगल हो गए, ठीक, अलग अलग एंगल हो गए। इनमें कौन सा एंगल का माप कितना है, इसको कैसे आप मापेंगे। इसको आप मापेंगे प्रोटेक्टर से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बता दूं तो आपको याद आ जाएगी, चांदा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चांदा। खूब हमने पहली दूसरी 8वीं क्लास तक खूब चांदा का प्रयोग किया है हमने, है ना, कोण बनाने के लिए। जो भी हमें कोण बनाना है फटाफट चांदा का प्रयोग करिए। और चांदा होता कैसा है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से चांदा होती है। ऐसे आपने खूब देखा होगा, चांदा यूज भी किया होगा, ठीक। इस प्रकार से चांदा होती है ना। यहाँ पर अलग अलग एंगल पर बने होते हैं, ये ऐसे हम मापते हैं। ये होती है चांदा, जिसको कहा जाता है प्रोटेक्टर। बाकी सेकंड है स्केल। तो स्केल का प्रयोग जब भी आपको सीधी रेखा खींचना है, सीधी लाइन खींचना है, तो आप स्केल का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद सेट स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, है ना। तो सेट स्क्वायर तो समकोण का क्षैतिज रेखा खींचा जाता है। टी स्क्वायर से हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है ना। जब भी दो बिंदुओं को मिलाना होता है तो हमें एक हॉरिजेंटल लाइन खींचने की ज़रूरत होती है। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। इसको खींचने के लिए आप टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, समकोण का क्षैतिज रेखा खींचने के लिए। किसका, समकोण का क्षैतिज रेखा खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। अगला जो सवाल पूछ लिया गया था वो ये है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हम जानते हैं कि रेखा जो होती है दो बिंदु जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक रेखा कहते हैं, लाइन। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखा को किस प्रकार से इसको परिभाषित की जाती है, तो वो है कि एक विमीय आकृति है, यानी कि एक डायमेंशन शेप है जिसमें लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। लंबाई तो होती। अगर आपको कोई बोले कि इन दोनों बिंदु है, बिंदु Q1 और Q2 है, इसको आप मिलाइए, तो कोई ये आपको नहीं कहेगा कि इतनी मोटी रेखा के साथ इसको मिलाइए। बस आप इसको क्या करेंगे, पेन या पेंसिल लेंगे, सीधे मिलान कर देंगे। ये एक रेखा है, डायमेंशन शेप है, जिसका कोई भी मोटाई चौड़ाई नहीं होता। इसकी लंबाई होती है, कितनी मीटर लंबी ये रेखा है ये आपको पता चलेगा, है ना, जब आप मापेंगे। जैसे कि 1 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर जो भी होगा, इसकी लंबाई का पता चलेगा, चौड़ाई नहीं। लेकिन एक्सटेंशन लाइन एक ऐसी लाइन है
कौन सी लाइन? एक्सटेंशन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसकी आपको मोटाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। 0.3 mm मोटी होती है हमारी एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि ये कौन सी लाइन है, तो ये डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन की कोई मोटाई नहीं होती, एक्सटेंशन लाइन की मोटाई 0.3 mm होती है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। अगला जो सवाल था वो विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज का एक ऐसा प्रकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है कि तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं। किस लंबाई की होती हैं? असमान। इसमें कोई समानता नहीं होता। अगर हम यहाँ पर आपको बना के दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से होगी, ये देखिए, है ना। यह है A, B और C। इसकी तीनों भुजाएं एक समान नहीं है, तीनों भुजाएं असमान लंबाई की है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर मान के चलिए 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, है ना, और ये 3 मीटर होगी। यानी कि तीनों भुजाएं देखिए अलग अलग लंबाई की है। इसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आपने क्या किया था इसका सही आंसर, आप एक बार जरूर बताएंगे कि आपने इसका सही आंसर क्या किया था। ये आंसर सीट नहीं है, ये आंसर की है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वही दिया गया है, लेकिन कैसे ये करेक्ट आंसर हुआ उसको डिटेल से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, जिससे आपका इस ऑप्शन के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ये आंसर हुआ तो हुआ, क्यों हुआ, सही हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन यानी कि अक्षरांकन और संख्यांकन, लेटरिंग और नंबरिंग में सिंगल स्ट्रोक क्या होती है? सिंगल स्ट्रोक कैसे प्राप्त की जाती है? सिंगल स्ट्रोक अक्षर की रेखा की मोटाई होती है जो ऐसी होनी चाहिए कि पेंसिल के एक स्ट्रोक में प्राप्त हो जाए। यानी कि अक्षर की एक रेखा की मोटाई होती है जो ऐसी होनी चाहिए कि पेंसिल के एक स्ट्रोक में प्राप्त हो सके। इसको हम क्या कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में? सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये हो गया कि जैसे ये देखिए 2 लाइनें हैं, ठीक है, ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, इसके बीच का, इन दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस है वो मान लीजिए 0.3 mm होना चाहिए। कितना? 0.3 mm अगर होगा तो हम अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे तो ये एक्सटेंशन लाइन आ जाना चाहिए। यानी कि इस एक्सटेंशन लाइन की मोटाई 0.3 mm है, तो इसको खींचने के लिए बीच में इतना गैप होना चाहिए। अगर इतना गैप नहीं रहेगा, अगर कम गैप रहेगा तो इस मोटाई की रेखा आप खींच नहीं पाएंगे, और ज़्यादा रहेगा तो बीच में स्पेस बच जाएगी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पेंसिल के एक स्ट्रोक में प्राप्त हो जाए। एक स्ट्रोक का मतलब पेंसिल का जो नोक होता है उस नोक को जब आप एक बार ऐसे चलाएंगे तो इसमें आ जाना चाहिए। अगर 2 बार चला दिए तो ये मोटी लाइन हो जाएगी, है ना। इसको कही जाती है सिंगल स्ट्रोक लाइन। इसको क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रोक लाइन। तो यही इसका सही आंसर होगा। ये एक नया सवाल था, बहुत ही नया सवाल था देखिए, और ऐसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करना होगा। बोला जा रहा है कि BIS SP 46 2003 के अनुसार स्ट्रोक के संदर्भ में बड़े अक्षर Q की चौड़ाई कितनी होती है? Q की चौड़ाई यानी कि जो लेटर होता है उस लेटर का भी अपना एक मोटाई होता है। कितने मोटर का, जैसे A का मोटाई कितना होगा, B का मोटाई कितना होगा, तो वैसे ही याद रखिएगा जो I होती है ना, I की मोटाई होती है 1 mm। कितना होती है? 1 मिलीमीटर। I जो लेटर होता है उसका। J का होता है आपका 2 mm। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में J लिखना है तो इसकी मोटाई 2 mm होना चाहिए। यानी कि एक ऐसे पेंसिल का यूज़ करिए जो 2 mm मोटी वाली लाइन खींच सके। J हो गया। इसके बाद होता है C, F, E, है ना, और L हो गया। इसकी होती है 5 mm। याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा, CFEL का होता है 5 mm। फिर होता है आपका A हो गया, A नहीं, B हो गया, D हो गया, H हो गई, है ना, और O, P, R, S, T,
V, Z, ये जितने अक्षर हैं इनकी लंबाई होती है, इनकी मोटाई होती है 6 mm। कितना होता है? 6 mm। साथ में जो आपका होता है A हो गया, है ना, Q हो गई, W, V, Y और X, ये जो होते हैं इसकी मोटाई होती है 7 mm। कितना? 7 mm। और जो W होता है ना इसकी होती है 9 mm। W की कितनी होती है? 9 mm। अब बताइए आंसर इन्होंने किया है 8। अब किस उद्देश्य से 8 किया है ये मुझे सरासर गलत आंसर लग रहा है। यहाँ से आप ऑब्जेक्शन 100% श्योरिटी के साथ लगा सकते थे, है ना। 8 होगा ही नहीं, 8 जो है वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो Q आ रही है ये कहाँ पर है? आप यहाँ से देखिए, ये जो Q है ये कहाँ पर है? ये 7 mm मोटी वाली लाइन पे है। यानी कि Q शब्द जो होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 7 mm होती है। इन्होंने कितना किया था? 8 mm किया था। तो ये गलत है, ये पूरा गलत है। ठीक। निम्नलिखित में से किस बहुभुज ड्राइंग में विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे के सम द्विभाजित करते हैं? इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं, है ना। ये बहुत ही आसान सवाल था। और नेक्स्ट जो पूछा गया वो है कि आयत उन ज्यामितीय आकृतियों में से एक है जिनमें विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं तथा सभी 4 कोण समकोण होते हैं। आयत उन ज्यामितीय आकृतियों में से एक है जिनमें विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं तथा सभी 4 कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। जैसे कि देखिए, एक बना के दिखाता हूं मैं आपको। इस प्रकार से ये देखिएगा, यहां पर क्या बोला जाए? समकोण भी है, बराबर भी है और लंबवत भी है ना। सभी 4 कोण समकोण हैं, ठीक है। ये भी देखिए 90 डिग्री का है, ये भी है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है ना। एक बात तो सत्य हो गया कि सभी 4 कोण समकोण है, समकोण बना दिया मैंने। और सभी विपरीत भुजाएं बराबर है। विपरीत भुजा कौन सी? ये वाली। इसके सामने कौन सी भुजा है? ये है। ये दोनों कौन सी है? बराबर है ना, बराबर है। अगर ये 1 मीटर की है तो ये भी 1 मीटर की होगी। और समानांतर है, समानांतर भी है, ठीक है ना। और ये भी आपस में समानांतर है, ये वाली लाइनें। तो ये होती है आयत उन ज्यामितीय आकृतियों में से एक है जिसमें विपरीत भुजाएं बराबर, समानांतर और सभी 4 कोण समकोण। समकोण उसी को कहा जाता है जिसमें सभी कोण एक समान हो। सभी 90-90 डिग्री के हैं तो सबका हो गए समकोण हो गया, ठीक है भैया। कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर हो तथा चारों कोण समकोण हो, यह चतुर्भुज क्या कहलाता है? ये तो आयत कहलाता है। अभी देखें, देखिए 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आयत उन ज्यामितीय आकृतियों में से एक है जिसमें से ये आंसर है। अब आंसर को ही क्या बना दिया? दूसरा क्वेश्चन बना दिया। देखिए आंसर को ही दूसरा क्वेश्चन बना दिया। ये क्या कहलाता है? आयत। FPS पद्धति में निम्नलिखित में से किन मूल मात्रकों पर आधारित है? यहाँ से चालू हो गया भैया आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यहाँ से चालू हो गई। इसके सवाल। F का मतलब होता है फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड, ये क्या है? आपका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट गुरुत्व सर्वाधिक होता है? बताइएगा, सर्वाधिक किसका होता है? विशिष्ट गुरुत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? किसके कंपेयर में होता है? ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये पानी के कंपेयर में देखा जाता है। किसके कंपेयर में? पानी के। शीशा ऐसा बोला जा रहा है, देखते हैं कि किसका ज़्यादा है। एल्यूमिनियम का होता है 2.7, है ना। इसका कितना होता है? 2.7 विशिष्ट गुरुत्व। शीशा का होता है आपका 11.84 और स्टील का होता है 7.84, ठीक है ना। और डीजल का तो 1 से कम होता है। डीजल को हो गया 0.82 से 0.86 के बीच होता है ना डीजल का। ये पे पेट्रोल का भी देखिए, साथ ही साथ पेट्रोल का भी देख लीजिए। पेट्रोल का भी 1 से कम होता है 0.71, है ना, से 0.77। ये क्या है? विशिष्ट गुरुत्व है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा आपका है ये
शीशा का, इसलिए शीशा करेक्ट आंसर है। विशिष्ट गुरुत्व क्या दर्शाता है कि अगर पानी से हम कंपेयर करते हैं विशिष्ट गुरुत्व को, क्योंकि पानी बहुत हल्का होता है, ठीक है ना, तो जो पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, 1 होता है। ये भी ध्यान दीजिए, पानी का कितना होगा, पानी का होगा 1। तो पानी का जब 1 होगा तो अगर ऐसा पदार्थ जिसका विशिष्ट गुरुत्व पानी से ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा। यानी कि हमारा विशिष्ट गुरुत्व 1 से ज़्यादा है तो हम पानी में जाते हैं तो हम डूब जाते हैं, है ना। और जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व पानी से भी कम हो जाता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक। उसी प्रकार से डीजल, पेट्रोल भी आप पानी में मिक्स करेंगे तो पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है, ऊपर लेयर में छैलता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है ना, 0.71 से 0.77 के बीच होता है, इसीलिए पानी के ऊपर ये क्या करता है, तैरता है। डीजल भी 1 से कम है इसका विशिष्ट गुरुत्व, तो ये भी पानी के ऊपर तैरती है। तो जिसका भी विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम होगा वो क्या करेगा, वो पानी में तैरेगा। अगला, 1 पास्कल किसके बराबर है, तो 1 पास्कल 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। अगला सवाल जो है बहुत ज़्यादा इजी सवाल था यार, बहुत ज़्यादा इजी है ना, ऐसा तो बिल्कुल कोई 6 महीने अगर ढंग की तैयारी कर लें तो इस प्रकार का पेपर आराम से निकाल सकता है। यदि 1 लीटर पेंट में 8 वर्ग मीटर को कवर करता है, यदि 1 लीटर पेंट 8 वर्ग मीटर एरिया को कवर करता है तो 160 वर्ग मीटर की दीवार के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी। ये तो सीधा सीधा इसका भाग दे दो आप, है ना, 20 आ जाएगा। देखिए अगला जो सवाल है वो है, नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर का कि 2.5 मीटर लंबी स्टील की छड़ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया गया। पहले 20 था, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्म कर दिया गया तो 120 हो गया। इतना गर्म करने से स्टील में 5 mm का विस्तार होता है, यानी कि उसकी स्टील की जो लंबाई है वो 5 mm क्या हो गया, बढ़ गया। स्टील का रैखिक प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। अगर इसका फॉर्मूला जिस भी छात्र को पता होगा बस 1 मिनट के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन कर सकता है। वो कैसे आपको ज्ञात करना है, विस्तार बराबर एक फॉर्मूला होता है, लिखेगा विस्तार जो होता है इसको हम डेल एल से लिखते हैं, है ना, जो लंबाई जो बढ़ी है वो होता है डेल एल। तो डेल एल बराबर क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई, पहले लंबाई कितनी थी इस स्टील की, गुणे रैखिक प्रसार गुणांक, गुणे रैखिक प्रसार गुणांक। फिर आपको तापमान में कितना परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन कितना हुआ उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये काम आ जाए। डेल एल जो होता है हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें से रैखिक प्रसार गुणांक ज्ञात करना है, ये है रैखिक प्रसार गुणांक। तो रैखिक प्रसार गुणांक को अल्फा से लिखा जाता है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगी, डेल एल, है ना, यानी कि विस्तार बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ये फॉर्मूला आपका सेट हो गया, ठीक है सर। अब आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर डेल एल कितना मैंने बताया था आपको, डेल एल है 5 mm, है ना, 5 mm है, यहाँ पर मीटर है, मीटर में है स्टील की लंबाई, तो या तो mm में ज्ञात कीजिए या फिर 2.5 मीटर को mm में बदलिए। तो मीटर में हम बदलते हैं, आसान रहेगा, 5 mm को मीटर में बदलेंगे 0.005 mm ये हो गई, और स्टील की प्रारंभिक लंबाई 2.5 मीटर, क्लियर। और तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, पहले था 20 अब हो गया 120, यानी कि 100 डिग्री का चेंज हुआ, 100 डिग्री टेम्परेचर जो हुई वो बढ़ गई, चेंज हो गई। तो इस प्रकार से अब आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। फिर है देखिए ये जो आपका पॉइंट है, पॉइंट कटेगा तो क्या आएगा, नीचे 1000 आएगी, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 1000। चलिए मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ 1000, ये पॉइंट कटा, नीचे 1000 आ गया, ऊपर क्या बचा सिर्फ 5,
ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 5। 2.5 जो है इसमें से पॉइंट कटेगा तो ऊपर एक जीरो आएगी, तो क्या लिख दूँ यहाँ पर, गुणे 10। ये कितना हो गया, अब 25 हो गया, ठीक। गुणे ये नीचे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 100 का 100 ही रहेगा, है ना। और ये जो अभी 25 भी तो है, तो इसको 25 को भी आप यहाँ से लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्या है, ये हो गया 50 बटा नीचे है 25, तो इसको 25 रहने देते हैं, गुणे ये 5 जीरो हो गया है ना टोटल मिला करके, तो इसको हम 10 की घात 5 लिख सकते हैं। लेकिन जब ये उठ करके ऊपर जाएगी तो 10 की घात -5 हो जाएगी, है ना। 50 गुणे 10 की घात -5 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 दूना 50, 2 गुणे 10 की घात -5, ये आंसर आ गया आपकी, 2 गुणे 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, रैखिक प्रसार गुणांक 2 गुणे 10 की घात -5 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान इतना क्या हो गया, इसका प्रसार गुणांक हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना था, यही फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कोई बहुत ज़्यादा टफ है भी नहीं कि याद नहीं होगा। व्यंजक √a² में जो घातांक 2 है, ये क्या दर्शाता है, ये वह घात है जिसमें a के ऊपर घात के रूप में लगाया गया है ना। अरे यार, ऐसे सवालों पे क्या ही टाइम वेस्ट करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लौह धातु का उदाहरण नहीं है, कॉपर नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है इस पे शुद्ध कॉपर जो होता है ना, इसमें लोहा जो होता है न के बराबर 0.001% लोहा होता है, यानी कि 100% के अगर उसको नेग्लेजिबल मान लिया जाए तो 100% कॉपर जो होता है वो उसमें लोहा नहीं होता, कुछ नहीं होता लोहा। आयरन तो 100% आयरन है, स्टील में 90% लोहा होता है, निकल में 10% लोहा होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होता, है ना। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में संकेंद्री केबलों के बाह्य चालक को किस प्रकार भू संपर्कित किया जाना चाहिए, ये अब चालू हो गया आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड थ्योरी वाला सवाल, है ना। पृथ्वी से 2 पृथक और विशिष्ट संयोजक द्वारा, यानी कि 2 अलग अलग रॉड के द्वारा आप अर्थिंग का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। वैद्युत प्रणालियों में भू संपर्कन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेफ्टी के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए, मशीन की सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, ज़्यादा तो मानव की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है ये। यदि किसी विद्युत तंत्र में भू संपर्कन चालक वियोजित हो जाए या उसकी सत्यता खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या मतलब क्या होगा, है ना। अर्थिंग जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाए या कंटिन्यूटी खराब हो जाए, कहने का मतलब कि तार बीच से टूट जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, अर्थिंग काम नहीं करेगी, जो लीकेज करंट है वो ग्राउंड नहीं हो पाएगा, तो झटका लगने का चांस फिर बढ़ जाएगा, है ना। विद्युत आघात लगने या आग लगने का जोखिम बढ़ सकता है। विभवपात विधि द्वारा उपयोग करके अर्थ प्रतिरोध माप के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, यानी कि आप विभवपात विधि के द्वारा अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो भू इलेक्ट्रोड तो चाहिए, करंट इलेक्ट्रोड चाहिए, विभव इलेक्ट्रोड चाहिए, लेकिन इंसुलेशन टेस्टर नहीं चाहिए, है ना। ये एक आवश्यक उपकरण नहीं होता। डीसी जनरेटर में विद्युत रोधी प्रतिरोध की माप में प्रतिरोध को कैसे कैसे मापा जाता है ना। डीसी जनरेटर है, आपको क्या करना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है, तो कैसे कैसे जो आपके पास मैगर है उसका जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसको कहाँ कहाँ पर लगाएंगे। पहला तो वाइंडिंग में लगाएंगे, मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में एक तार वाइंडिंग में लगाएंगे और दूसरी तार फ्रेम में लगाएंगे, है ना। वाइंडिंग या फ्रेम के बीच, चाहे आप वाइंडिंग में लगाइए चाहे आप फ्रेम में लगाइए, और इसके साथ में वाइंडिंग के बीच, है ना, क्या बोल रहा है, वाइंडिंग और फ्रेम के बीच तथा वाइंडिंगों के बीच लगा करके आप इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं, इंसुलेशन का टेस्टिंग कर सकते हैं। वाइंडिंग और वाइंडिंग के बीच कर सकते हैं, फ्रेम और वाइंडिंग के बीच कर सकते हैं। फ्रेम को अर्थ के समान यहाँ पर मान करके किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी ड्राइव का एक अनुप्रयोग है। डीसी ड्राइव का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, आज के टाइम पर हर एक जगह डीसी ड्राइव का प्रयोग करते हैं। पेपर मिल हो गया, क्रेन हो गया जो भारी सामान उठाती है, रेलवे लाइन में प्रयोग करते हैं, हर एक जगह यूज होता है। क्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया, होइस्ट हो गया, पेपर मिल हो गया, है ना। ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा
हैवी लोड का काम होता है, वहीं पर हम इसका प्रयोग करते हैं डीसी ड्राइव के द्वारा, है ना। और डीसी ड्राइव एक ऐसा ड्राइव सिस्टम है स्पीड कंट्रोल करने का जो आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं या फिर फील्ड करंट को कंट्रोल करते हैं, दोनों में से किसी को भी कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है ना। एक मिश्रित डीसी मोटर में किन दो प्रकार के डीसी मोटरों की विशेषता पाई जाती है, सीरीज और शंट। ये कितना आप पढ़ेंगे, है ना, पढ़ पढ़ के आप भी थक गए होंगे। ऐसे सवाल का आंसर तो हर कोई दे सकता है। डीसी ड्राइव का मुख्य उद्देश्य बताइए। डीसी मोटर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करना। देखिए, टॉर्क और गति में बड़ा कनेक्टिविटी है कि अगर टॉर्क को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक गति कम हो जाती है ना। अगर टॉर्क कम हो गया तो गति ऑटोमेटिक कम हो जाती है, और अगर गति को आप कम करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है टॉर्क कम हो, लेकिन टॉर्क को अगर कम कर देंगे तो गति जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। टॉर्क क्या है? जस्ट एक घुमाव बल है जो रोटर को घुमाता है। अगर घुमाने वाली ताकत ही कम हो गई तो स्पीड तो वैसे भी कम हो ही जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी ड्राइव सिस्टम में डीसी मोटर की चाल को नियंत्रित करने की एक सामान्य विधि है? आर्मेचर वोल्टता बदलना। आर्मेचर के वोल्टेज को अगर वीक कर दीजिएगा आप ना, कम कर देंगे ना, तो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। डीसी जनरेटर में गति के प्रेरित ईएमएफ का क्या कारण होता है? डायनामिक ईएमएफ जो होता है इसका क्या कारण होता है कि अचल चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर जो चुंबक लगा हुआ है वो परमानेंट वाली चुंबक है, और परमानेंट चुंबक की एक विशेषता होती है कि जो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं उसमें से चुंबकीय रेखाएं गति नहीं करती। आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं, तो ये क्या कर रही है? ये गति कर रही है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में, अस्थायी चुंबक में ऐसा गति नहीं होता। वो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो कांस्टेंट होती है। उसी चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने पर कॉइल को घुमाया जाता है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं गतिक ईएमएफ, और इसका फॉर्मूला होता है EMF बराबर BLV साइन थीटा। बी का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि टेस्ला में मापा जाता है कि कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है ना। और एल है कंडक्टर की लंबाई कितनी है ना, कंडक्टर की लंबाई कितनी है। और फिर वी जो है ये कंडक्टर की वेलोसिटी को बताता है। कंडक्टर जो घूम रही है ये कितने स्पीड से घूम रही है, ठीक है। साइन थीटा जो है ये करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को बताता है। इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है ईएमएफ। अगर इनमें से कोई सा भी एक कम या ज़्यादा हुआ तो ईएमएफ पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ये भी कम और ज़्यादा हो सकती है ना। ये होती है ईएमएफ। अगला जो सवाल था वार्ड लियोनार्ड पर, कि वार्ड लियोनार्ड प्रणाली में डीसी जनरेटर के फील्ड को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो उसमें एक ना वो लगा होता है एक्सचेंजर स्विच, है ना, हाँ, फील्ड एक्सचेंजर स्विच लगी होती है। उसी एक्सचेंजर स्विच की मदद से, फील्ड रियोस्टेट और एक्सचेंजर स्विच की मदद से हम फील्ड को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और ये एक ऐसा वार्ड लियोनार्ड प्रणाली है जिसमें आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल की जाती है। कई बार पूछा गया है कि वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में किसके द्वारा स्पीड को कंट्रोल किया जाता है? तो आर्मेचर के वोल्टेज को नियंत्रण करके स्पीड को कंट्रोल की जाती है। और ये सबसे महंगी वाली विधि है, ध्यान रखिएगा, सबसे महंगी विधि ये होती है वार्ड लियोनार्ड, क्योंकि इसमें 3 मशीन की ज़रूरत होती है। एक इंडक्शन मोटर, एक डीसी जनरेटर, और एक, पहले तो आपका डीसी जनरेटर होता है, पहले डीसी जनरेटर, पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर घूमती है तो डीसी जनरेटर घूमती है ना। और एक होता है डीसी मोटर जिस मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी होती है। तो 3 मशीन हो गए तो पावर लॉस भयानक होता है यहाँ पर, इसीलिए बहुत कम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात यह भी है कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकती है ना। इतना आप बात ध्यान रखिएगा। अगला जो है डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उसके पूर्ण लोड बलाघुड़ की तुलना में कितना होता है? 1.5 गुना ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है 1.5 गुना ज़्यादा होता है। फुल लोड बलाघुड़ का 1.5 गुना ज़्यादा होता है डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, है ना। कितना होता है? 1.5 गुना ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में।
इंडक्शन मोटर में भी ये होता है। वेव वाउंडिंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसका उपयोग लो करंट हाई वोल्टेज मशीनों के लिए किया जाता है वेव वाउंड, और केवल डीसी मोटर में ही की जाती है वेव वाउंड, है ना, वेव वाउंड। और वेव वाउंड जो होते हैं इसमें समांतर रास्ते केवल 2 ही होते हैं, यानी कि करंट पास होने के कितने रास्ते हो गए? 2 हो गए। तो ब्रुश कितने चाहिए डीसी मोटर में? सिर्फ 2 ही चाहिए, ठीक है ना। ऊर्जा मीटरों में अभिवाहों के गलत परिणाम का क्या कारण हो सकता है? अभिवाहों का मतलब क्या हो गया? फ्लक्स के गलत परिणाम का क्या कारण हो सकता है? पहले जानेंगे कि फ्लक्स गलत कैसे हो सकता है। फ्लक्स गलत ऐसे हो सकता है कि जो आपकी किलोवाट आवर मीटर होता है उसके अंदर ना कैलिब्रेशन किया जाता है, ताकि कैलिब्रेशन इसलिए करते हैं ताकि रीडिंग सही आए, रीडिंग सही आए, है ना। तो कैलिब्रेशन अगर गलत हो गया तो फ्लक्स गलत उत्पन्न होगा। वायरिंग अगर गलत हो गई तो भी फ्लक्स गलत उत्पन्न होगा। कोई मैकेनिकल खराबी आ गया अंदर से तो भी गलत फ्लक्स उत्पन्न होगा। और गलत जब फ्लक्स उत्पन्न होगा तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? क्योंकि क्या होगा कि जो फ्लक्स है उस फ्लक्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है मीटर के अंदर। वो फ्लक्स करता है क्या कि जो हम एनर्जी खपत करते हैं उस खपत किए हुए एनर्जी को रीडिंग में कौन कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है हमारा फ्लक्स ही। अगर फ्लक्स सही है तो रीडिंग सही आएगी, अन्यथा रीडिंग सही नहीं आएगी। तो कुंडली के प्रतिरोध में परिवर्तन, अगर फ्लक्स सही नहीं है तो रेजिस्टेंस में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, और चेंज अगर देखने को मिल गया तो फिर रीडिंग सही से नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखा जाता है। अगला है कि मापन में गंभीर त्रुटि क्या है? मेजरिंग में गंभीर त्रुटि क्या है? कोई भी मीटर के लिए मेजरिंग हो गया, एम्पियर मीटर हो गई, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, है ना, पोटेंशियोमीटर, कोई भी मीटर हो गया, उसमें ग्रॉस एरर क्या होता है? आपको एरर के बारे में पढ़ना होगा। ध्यान से देखिए, जो त्रुटि होती है टोटल 3 प्रकार की होती है। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। ये वो एरर होते हैं जो कि ये वो एरर हैं जो सिस्टम के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी एम्पियर मीटर बनाया, ठीक है ना, बनाने के बाद उसमें कैलिब्रेशन किया जाता है कंप्यूटराइज। तो कैलिब्रेशन जो किया गया वो कैलिब्रेशन खराब किया गया, सही कैलिब्रेशन नहीं किया गया। अब कैलिब्रेशन ही खराब है तो फिर मीटर तो गलत रीडिंग देगा ही। इस प्रकार से जो रीडिंग आएगी गलत रीडिंग, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो ये मीटर के कारण ही होता है। दूसरा होता है आपका ग्रॉस एरर, है ना, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर किसके किसके वजह से आ सकता है? ग्रॉस एरर आ सकती है जैसे कि कोई टेक्नीशियन है एम्पियर मीटर की रीडिंग लेने गया किसी पैनल पर, और हो सकता है कि वो रीडिंग पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, रीडिंग कुछ और है और उसने पढ़ लिया कुछ और लिख दिया रजिस्टर पे। तो वो क्या हो गया? वो एक प्रकार का एरर हो गया। तो वो कौन सा एरर हो गया? वो ग्रॉस एरर है, ग्रॉस एरर। या फिर टेम्परेचर में देखिए, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो मीटर के अंदर कैलिब्रेशन किया जाता है, वो कैलिब्रेशन में फ़र्क पड़ता है। तो टेम्परेचर हाई होने पर भी रीडिंग गलत आती है। तो टेम्परेचर का हाई होना और फिर तापमान का परिवर्तन होना, या फिर मीटर का पुराना हो जाना, मीटर में धूल डस्ट बैठ जाना, मीटर का जो पॉइंटर है वो सही तरीके से काम नहीं करना पुराना हो जाने के बाद, है ना, ये सारे जो एरर हैं और ह्यूमन एरर दोनों मिला करके ग्रॉस एरर बनता है, ठीक। और एक जो होती है वो होती है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर वो एरर है जो सिर्फ मनुष्य के कारण, यानी कि एक टेक्नीशियन के कारण जो गलत रीडिंग ले लिया जाता है, वो होता है ह्यूमन एरर। यानी कि ह्यूमन एरर और सिस्टमैटिक एरर दोनों को मिलाने के बाद दोनों के बीच वाली जो पॉइंट होती है वो होती है ग्रॉस एरर। तो यहाँ पर मानव ऑपरेटर द्वारा की गई बड़ी गलती, जैसा कि माप यंत्र को गलत तरीके से पढ़ना या दुरुपयोग करना, ये बीच वाली पॉइंट है और इसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के एरर होते हैं। प्रेरण प्रारूपी ऊर्जा मीटर यानी इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के प्रचलन के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है जो डिस्क को घुमाता है। जो किसको घुमाता है? डिस्क को घुमाता है। डिस्क इस प्रकार से होती है ना, डिस्क इस प्रकार से होती है और ये डिस्क घूमती है, इसमें एक बैरिंग लगी होती है नीचे,
नीचे है ना, नीचे एक बैरिंग लगी होती है यहाँ पर, इसी बैरिंग की मदद से क्या करती है, डिस्क घूमती है और एक चुंबक भी यहीं पर लगी होती है, यहीं पर एक चुंबक लगी होती है। ये जो डिस्क है ये किलोवाट हावर मीटर में लगी होती है और इस डिस्क को घुमाता कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। कौन घुमाता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए तो बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम सही होना चाहिए। अगर परिणाम सही नहीं है तो इस डिस्क को नहीं घुमा पाएगा। आप देखते होंगे ना, जो मीटर में जो रीडिंग आती है इस प्रकार से आती है ना, अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं, एक लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर लिखा होता है, वो नंबर बढ़ता जाता है ना, खिसकता जाता है। कैसे खिसकता है, ये जो डिस्क है इसकी मदद से खिसकती है। ये डिस्क बनती है एल्यूमिनियम की, है ना। रीजन ये है कि एल्यूमिनियम बहुत हल्की धातु है और सस्ती भी है, हल्की है इसलिए आसानी से ये घूम सकती है, ठीक है ना। तो ये है आपका सही आंसर कि डिस्क को घुमाता है चुंबकीय क्षेत्र। वोल्टमीटर के लिए अंशांकन की सबसे सामान्य विधि क्या है? आपको पता है कि वोल्टमीटर कितने तरीके से कैलिब्रेशन किया जाता है, अंशांकन की जाती है ना। कैलिब्रेशन का मतलब अंशांकन 2 तरीके से। पहला होता है फील्ड कैलिब्रेशन और दूसरा होता है, दूसरा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, एक होता है फील्ड, एक होता है शंट, है ना। एक होता है फील्ड कैलिब्रेशन, दूसरा होता है शंट कैलिब्रेशन। जो फील्ड कैलिब्रेशन है ये सबसे अच्छा कैलिब्रेशन माना जाता है ना। तो परिशुद्ध वोल्टता स्रोत का उपयोग करना और एक संदर्भ मानक के विरुद्ध त्रुटि को मापना। कैलिब्रेशन करने का पर्पज ही यही होता है कि मीटर की रीडिंग सही आए, मीटर की रीडिंग सही आए, है ना। परिशुद्धता और विश्वसनीयता दोनों के लिए यहाँ पर ये किया जाता है कैलिब्रेशन। किसी प्रतिरोधक पर चौथा बैंड क्या निरूपित करता है? चौथा बैंड क्या निरूपित करेगा? चौथा बैंड तो टॉलरेंस को बताता है। किसको बताएगा? टॉलरेंस को। हिस्टेरेसिस वक्र में धारणशीलता शब्द किससे संबंधित है? ये मैग्नेटिज्म से सवाल पूछा गया है, मैग्नेट वाले आपके यूनिट से। देखिए इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए कि एक स्टील है, उस स्टील को हमें यूज करना है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का कोर बनाने से पहले उसका हिस्टेरेसिस गुणांक देखा जाता है ना, क्योंकि उसमें अवशिष्ट, जब हम स्टील को चुंबक बनाएंगे और चुंबक बनाने के लिए सप्लाई देंगे तो वो चुंबक बन जाएगी, और जब सप्लाई हटा लेंगे तो चुंबक का जो गुण है वो भी 0 हो जाना चाहिए। उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस गुणांक। और हिस्टेरेसिस को चेक करने के लिए एक ग्राफ बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं BH, है ना। BH यहां पर होती है ना, B और H, ठीक है ना, B और H। तो BH वक्र कैसे खींचा जाता है कि जब हम एक सप्लाई दिए, एक स्टील को सप्लाई दिए तो उसमें चुंबक बनना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से चुंबक बना, बस एक पॉइंट तक बना, फिर ये हमारी स्टील सैचुरेट हो गया। उसके बाद जब हम आरोपित सप्लाई को हटाते हैं, है ना, तो ये इस ग्राफ में हटता है, ये इस ग्राफ में हटती है, इस ग्राफ में, है ना। क्योंकि ये जिस ग्राफ में गया था, बढ़ा था, उसी ग्राफ में आता तो 0 हो जाता, चुंबकीय गुण खत्म हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, चुंबकीय गुण रह जाता है। कितना रह जाता है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इसको अगर हम नाम दे दें O और इसको नाम दे दें H, है ना, तो O से लेके H तक जो ये गैप बच रहा है इसको हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। इसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व। ये किसको, ये शब्द धारणशीलता किससे संबंधित है? हिस्टेरेसिस वक्र में धारणशीलता किससे संबंधित है? ये अवशिष्ट चुंबकत्व से संबंधित है। किससे? अवशिष्ट चुंबकत्व। पता चल गया ना किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं, ये कहलाती है हमारी अवशिष्ट चुंबकत्व। यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रतिरोधक रंग कोड में गोल्ड बैंड की सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस कितनी होती है? तो आपको ये याद करना होगा। देखना, एक किसका होता है? एक होता है ग्रे का, है ना, एक होता है भूरा का। ग्रे का होता है ±1, 5 हो गया, ये तो सोना का हो गया, और ±10% ये सिल्वर की होती है ना, ये हो गया सिल्वर यानी कि चांदी की। और ये तो होती है वो रेजिस्टेंस की, उसकी कार्बन फिल्म प्रतिरोध की, कार्बन फिल्म प्रतिरोध,
कार्बन फिल्म प्रतिरोधक इसकी होती है टॉलरेंस ±20%। तो ये होता है टॉलरेंस ±20%, यानी कि कहने का मतलब कि कोई अगर 100 ओम का एक प्रतिरोध है, 100 ओम का प्रतिरोध है, तो 100 ओम तापमान जैसे परिवर्तन होगा तो ये 80 ओम भी हो सकता है, 80 ओम इसका मान भी हो सकता है, और 120 ओम इसका मान भी हो सकता है ना। इतना टॉलरेंस रखा गया है। अगर तापमान में परिवर्तन हुआ तो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होता है। अगर 100 ओम का प्रतिरोध है तो तापमान बढ़ने पर वो 120 ओम भी हो सकता है, ठीक है ना। और 120 ओम अगर होगा तो करंट और वोल्टेज में फर्क सर्किट में देखने को मिलेगा। साथ में अगर टेम्परेचर कम हुआ तो 100 से 80 ओम भी हो सकता है, तो करंट और वोल्टेज में भी फर्क देखने को मिलेगा। इतना मान्य है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है प्रेरित किसी परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों केवल आते हैं। इंडक्टर किसी सर्किट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों केवल आते हैं, इसलिए लाते हैं क्योंकि जो एक इंडक्टर है, देखिए जो एक इंडक्टर है ये एक क्या है, कॉइल है, ठीक है सर, कॉइल है। पहली बात रजिस्टर पर करते हैं, क्योंकि इस कॉइल की अपनी एक लंबाई है कि नहीं है। मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर है, इसकी एक लंबाई है। आपको पता होगा कि जैसे तार की लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, R समानुपाती L। तो रेजिस्टेंस आ गया। बिना लंबाई का तो कोई कॉइल हो नहीं सकता, भले 1 ही मीटर हो, 5 मीटर हो, 2 मीटर हो, लेकिन लंबाई तो है तो रेजिस्टेंस तो आएगा। फिर है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है कि जब इसमें से करंट आप पास कराएंगे, तो उस करंट को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करेगा, ठीक है। और जब भी जो करंट पास हो रहा है, इस करंट में परिवर्तन आएगा, इसके मान में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आने से मतलब क्या है, अगर 10 एम्पीयर का करंट इसमें आप पास करा रहे हैं तो कभी ये 15 एम्पीयर का हो जा रहा है, तो कभी ये 8 एम्पीयर की हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से परिवर्तन जब भी आएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ये विरोध करेगा। क्या करेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा, परिवर्तन का विरोध करेगा। क्योंकि आगे मान लीजिए जो भी कोई उपकरण है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सेंसिटिव उपकरण है, सेंसर लगी हुई है, उस पर जा रही है सप्लाई, और इसको 10 एम्पीयर की ज़रूरत है ना, ताकि अच्छे से सेंस कर सके। अगर ज़्यादा होगा करंट तो खराब हो जाएगी और कम पे अच्छे से काम नहीं करेगी, इसलिए इंडक्टर बीच में लगा दिया जाएगा और ये इंडक्टर इसको क्या करेगा, इसको बैलेंस करके रखेगा, है ना। तो दोनों चीज़ें आ गई, इंडक्टेंस भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गई, है ना। इसलिए इंडक्टर जो है ये सर्किट में ये चीज़ें लाती है। यदि किसी स्थिर कुंडली को जोड़ने वाला फ्लक्स नहीं बदल रहा है तो ऐसी कुंडली में प्रेरित वोल्टेज कैसा होगा, 0 होगा। क्या है ना कि एक कहावत हमारे गांव में बड़ा फेमस है कि चाहे चाकू को तरबूज पे फेंको या तरबूज को चाकू फेंको, कटना किसको है, तरबूज को ही कटना है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट करा रहे हैं कोई कॉइल। देखिए हम इंसर्ट क्या करा दे रहे हैं, कोई कॉइल इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारी कॉइल हो गई, ये हमने कॉइल इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र घूम रही है तो ये कॉइल स्थिर है, ठीक है ना। तो भी इसी कॉइल में, तो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगी, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है तो इस कॉइल को हमें घुमाना होगा। उस केस में भी इसी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी कि ईएमएफ किस में उत्पन्न होना है, इसी कंडक्टर के अंदर ही होना है। चाहे आप कंडक्टर को घुमा दो, चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दो, दोनों में से किसी एक को घुमाना होगा, ठीक है ना। तभी ईएमएफ, अगर दोनों को घुमा देंगे तो 0 हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि स्थिर कुंडली को जोड़ने वाला फ्लक्स नहीं बदल रहा है, यानी कि कुंडली भी स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र भी स्थिर है, तो ईएमएफ क्या होगा, 0 वोल्ट होगी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेरित प्रतिघात और आवृत्ति के बीच संबंध को यथार्थ रूप से स्पष्ट करता है। प्रेरित प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि एक्सल बराबर 2πfl।
क्या बोल रहा है, आवृत्ति, ये रही आपकी F आवृत्ति, और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रही इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ये XL जो है ये F के क्या है, समानुपाती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी, है ना। तो ये एक दूसरे के समानुपाती है। प्रेरक में प्रेरकत्व को बढ़ाने के लिए सामान्यतः किस प्रकार की क्रोड का प्रयोग किया जाता है, फेराइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो फ्लक्स है, वो आसानी से वो क्या करता है, उसमें ट्रेवल कर सकता है उस पदार्थ में। देखिए पदार्थ का जो होता है पदार्थ ना, उस पदार्थ के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि जब भी उस पदार्थ में, देखिए ये कोई मान लीजिए एक पदार्थ है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक कॉइल लपेट दिया है, ठीक है ना। ये कॉइल लपेट दिया, कॉइल लपेटने के बाद हमें इसमें क्या कर दिए, सप्लाई दे दिए। इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, सॉरी इसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र इस पदार्थ से लिंक हो जाएगा, इस पदार्थ के अंदर से ट्रैवल करेगा। ट्रैवल तभी करेगा जब इस पदार्थ के अंदर ऐसा गुण होगा जो ट्रैवल करने से रोके ना, ट्रैवल करने से रुकावट ना पैदा करे। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरकत्व का मात्रक है, मिली हेनरी। अच्छा, इंडक्टर को ना कभी भी मिली वोल्ट में नहीं लिखते, मिली एम्पियर में नहीं लिखते, मिली ओम में नहीं लिखते, मिली हेनरी में लिखते हैं, और किलो हेनरी में भी नहीं लिखा जाता, मेगा हेनरी में भी नहीं लिखा जाता। ये हमेशा मिली हेनरी में होती है, हमेशा मिली हेनरी, ना ही किलो हेनरी में होगा, ना ही मेगा हेनरी में होगा, ठीक है ना। ये हमेशा मिली हेनरी में होगा। एक समांतर कैपेसिटर विन्यास में यदि 4, 6, 10 और 10, 20 है ना, टोटल कितना हो गया, 20 माइक्रोफैराड। अच्छा, जो कैपेसिटर होता है इसको भी किलो में, इसको भी, अच्छा हाँ, इसको लिखते हैं ना मेगा, 1 सेकेंड, इसको पिको फैरड, माइक्रो फैरड, किलो फैरड में नहीं लिखा जाता, मेगा फैरड में नहीं लिखा जाता। ये हमेशा पिको और माइक्रो इसी में लिखी जाती है ना। तो हर चीज़ का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि कैपेसिटर में जो कैपेसिटर में जैसे कि कैपेसिटर का मान, कैपेसिटर का जो दक्षता है वो फैरड में होती है ना। तो कैपेसिटर को कभी भी आप मेगा फैरड में नहीं लिख सकते हैं, इतने मेगा फैरड का ये कैपेसिटर है। माइक्रो पिको में लिख सकते हैं, जैसे हेनरी को मिली में लिखा जाता है वैसे ही। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्राथमिक कार्य होता है कि एनर्जी को स्टोर करना। विद्युत क्षेत्र के रूप में कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इंडक्टर। इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना। किसी प्रेरित में कैपेसिटर जो होता है, कोई इंडक्टर जो है, ये एनर्जी को किस रूप में स्टोर करता है, ये ½ Li² के रूप में, यानी कि ½ L का मतलब क्या हो गया, इंडक्टर, I उस इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वर्ग के, है ना। ये एक फॉर्मूला है, 1/2 Li²। सीढ़ी की वायरिंग के लिए किस प्रकार का स्विच उपयुक्त है, जीने की वायरिंग, कई बार हम बता चुके हैं, है ना। और उच्च शक्ति संचारण की आवश्यकता वाले औद्योगिक वातावरण के लिए किस प्रकार की तार स्थापना, क्या बोला जा रहा है, औद्योगिक वातावरण। औद्योगिक में यानी कि किसी कंपनी में कैसा इनरोलमेंट होता है, कैसा होता है इन्वायरमेंट जो वहाँ का होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ का, वो इस प्रकार से होता है कि कंपनी के अंदर, देखिए अगर कंपनी मान लीजिए कोई आइस बनाने वाली है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी। कंपनी कोई ऐसा है जो फील्ड वर्क का काम करा रही है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मोटर मशीनें चलेंगी, चिमनी भट्टी चलेगी, है ना, सारी चीज़ें चलेंगी, तो हीट ज़्यादा होगा। यानी कि हीट को भी आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर को भी ध्यान रखना है, चाहे हीट वाली टेम्परेचर हो चाहे कोल्ड वाली टेम्परेचर हो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वायरिंग करना होगा ताकि हीट को भी सह सके और नमी भी उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ऐसा एक ही तार है, बख्तरबंद तार, जिसको हम कहते हैं आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल जो होता है, आर्मर्ड जो होती है ये स्टील की होती है और ये मजबूती प्रदान करती है, अंदर नमी वगैरह से रोकती है, क्योंकि शीशा का भी एक लेयर होता है जो नमी को रोकता है और फिर टेम्परेचर को ये सहन करती है। अगला है कि एसी मोटर में जली हुई वाइंडिंग को खोलने का पहला चरण क्या है। जब भी मोटर जल जाती है तो उसको हमें रिवाइंडिंग करना होता है। रिवाइंडिंग करने के लिए पहले हमें खोलना होगा क्या, मोटर की बॉडी। मोटर की बॉडी जो होती है उसी को कहा जाती है मोटर का हाउसिंग। मोटर की बॉडी आप खोलेंगे, यानी कि स्टेटर को नहीं खोलेंगे, जो एंड प्लेट दोनों तरफ लगी होती है उस एंड प्लेट को खोलेंगे। जब आप एंड प्लेट को खोलेंगे तो वही कहलाता है हाउसिंग।
जब उसको खोल देंगे तो कॉइल दिखने लगती है और फिर उसको कट कर ली जाती है। अक्रिस्टलीकृत के विनिर्माण प्रक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता विनिर्माण, यानी कि जो विनिर्माण होता है, यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, अक्रिस्टलीकृत। अक्रिस्टलीकृत कौन हो गया? स्टील, सिलिकॉन स्टील, ठीक है ना। तो इसको CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेड ओरिएंटेशन, CRGO, यानी कि जब एक ट्रांसफार्मर की कोर आप बनाएंगे या मोटर का आर्मेचर बनाएंगे, है ना, तो आर्मेचर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील की ज़रूरत पड़ती है। सिलिकॉन स्टील को बनाया कैसे जाता है किसी कंपनी में? CRGO प्रोसेस के द्वारा, है ना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन, यानी कि इसको द्रव की अवस्था में, जो सिलिकॉन होती है द्रव की अवस्था में, इसको तेजी से ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से सिलिकॉन स्टील तैयार की जाती है। तो अक्रिस्टलीय संरचना बनाने के लिए गलित इस्पात का ध्रुत शीतन, गलित इस्पात का ध्रुत शीतन का मतलब क्या होगा? जो स्टील है वो द्रव की अवस्था में है और उसको तेजी से ठंडा किया जाएगा, ध्रुत शीतन, तेजी से ठंडा किया जाएगा। इस प्रकार से जब एक मटेरियल तैयार होगा वो सिलिकॉन स्टील होगी और फिर उसको सेम्फरिंग करके क्या बनाया जाता है? कोर बनाई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग करने का मुख्य अहित क्या है? मुख्य अहित क्या है? फ्यूज के उड़ने के बाद इसे बदलने की आवश्यकता हो। अहित का मतलब हो गया नुकसान, है ना, नुकसान हो जाना, यानी कि फ्यूज तो जल जाती है, अब फ्यूज को हमें दोबारा बांधना पड़ता है, ये बार बार ऐसा होगा, अगर बार बार फॉल्ट आएगी तो बार बार हमें बांधना पड़ेगा, तो ये एक प्रकार से क्या है? अहित है ना। अब वोल्टा संचालित ELCB को ट्रिप करने के लिए क्या ट्रिगर करता है? एक चीज़ आप यहाँ से सीखना कि ELCB केवल करंट लीकेज के लिए ही नहीं बनाया जाता, करंट लीकेज सर्किट ब्रेकर ही नहीं होती है, ये वोल्टेज लीकेज सर्किट ब्रेकर भी होती है ना। वोल्टेज पे भी काम करता है, करंट पे भी काम करता है ELCB। विभवांतर थ्रेश होल्ड से अधिक होना, यानी कि वोल्टेज जो है ना, थ्रेश देहली से अधिक हो जाना, विभवांतर जो है थ्रेश होल्ड से अधिक हो जाना, इसके वजह से अगर लीकेज होती है तो ये सर्किट को तुरंत ही क्या करता है? सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। समीकरण E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर K में N2 और N1 क्या निरूपित करते हैं? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को निरूपित करते हैं यार। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग N1, सेकेंडरी वाइंडिंग N2, है ना। अब मोटर में अनुक्रम आरेख से क्या पता लगाते हैं? ब्रश की स्थिति, ब्रश का पोजीशन, ब्रश किस पोजीशन पर है, ब्रश का पोजीशन एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो आउटपुट में आपको सप्लाई नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी स्थिति को चेक करना बेहद ही ज़रूरी है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर वायरिंग में केबल साइज को किस कारक द्वारा निर्धारित की जाती है? करंट, लोड करंट के द्वारा, है ना। लोड करंट, वो भी फुल लोड में करंट कितना चलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक मोटर है जो 10 एम्पियर का करंट लेती है नॉर्मल केस में, लेकिन जब ये फुल लोड पर चलती है तो 5 गुना ज़्यादा करंट लेती है, यानी कि कितना हो जाएगा? 50 एम्पियर करंट हो जाएगी। अब इस मोटर के लिए जो हम स्टार्टर तैयार करेंगे, उस स्टार्टर में जो हम तार यूज करेंगे, उस तार की रेटिंग इतना होना चाहिए कि इस 50 एम्पियर करंट को वो झेल सके, ठीक है ना। नहीं तो 50 एम्पियर करंट आते ही वो जल जाएगी, तो फिर किस प्रकार का स्टार्टर, मतलब कैसा स्टार्टर, है ना। तो हमें लोड करंट को ध्यान में रखा जाता है। दो आसन्न विपरीत पोल के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको हम पोल पिच कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये देखिए, दो आसन्न पोल की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों पोल आसन्न पोल हैं, ये दोनों पोल क्या हैं? आसन्न है, इसको कही जाती है ध्रुव पिच, है ना, पोल पिच, पोल पिच। 80% की मोटर दक्षता और 0.8 का पावर फैक्टर है और मोटर की रेटिंग 5 HP है, आपूर्ति वोल्टेज 400 वोल्ट है, मोटर की पूर्ण लोड करंट कितना होगा? अच्छा, एक चीज़ है यार, न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा गया है, न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछा गया है। कैसे आप ज्ञात करेंगे? आपको पता होगा कि पावर बराबर √3 VI cos phi, ये सूत्र हो गया। यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं, I बराबर P/√3
V cos फाई, ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आ गई। करंट पावर का ये फॉर्मूला। एक और पावर का फॉर्मूला होता है दक्षता के केस में, है ना। दक्षता को ध्यान में रखते हुए पावर निकालेंगे तो सूत्र आता है वाट बटा दक्षता, वाट बटा दक्षता, है ना। तो हमें क्या पता है, हम वाट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोटर की रेटिंग 5 HP में है, इसको हमें वाट में कन्वर्ट करना है। 1 HP में 746 वाट होता है, 746 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3730 वाट आएगा। कितना आएगा, दक्षता बराबर 3730 वाट, है ना। और दक्षता कितना है, 80%, दक्षता है 85%, कितना है 85%, तो 0.85, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है, मैंने करके देखा है 46.04, है ना, 4604 वाट। ये दक्षता के केस में जब 85% चलेगी तो, है ना, 4604 या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पर हम ये इस मान को रखेंगे लोड करंट निकालने के लिए, तो हमें पावर मिल गया कितना, 4604 बटा √3 का मान 1.732 गुणे वोल्टेज है 400, कॉस फाई है 0.8। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आता है 7 दशमलव के आगे जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 7 आ जाती है ना, 7 यहाँ पर आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो। एच टाइप केबल की विशिष्ट विशेषता क्या है, एच टाइप केबल का भी टाइप होता है। देखिए केबल का टाइप होता है, उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज सेट किया जाता है। तो प्रत्येक कोड को संश्लेषित कागज की परतों द्वारा विद्युत रोधित किया जाता है। संश्लेषित कागज का मतलब ये हो गया कि तेल में इम्प्रेग्नेट किया हुआ, तेल में डुबो करके सुखाया हुआ जो कागज होता है उसको कहा जाता है संश्लेषित कागज। और हर एक लेयर लगाई जाती है, विद्युत इंसुलेट किया जाता है प्रत्येक क्रोड को, है ना। एच टाइप क्रोड का मतलब क्या हो गया कि कोर, जैसे कि एक केबल है, ये एक केबल है, इसमें R, Y और B, है ना। ये R का है, ये Y का है, ये B का है। तो एक केबल के अंदर तीनों फेज है ना। तो इसके बीच में क्या होगा, संश्लेषित कागज की एक लेयर होगी, फिर इन दोनों के बीच में होगा संश्लेषित कागज की लेयर, है ना। ऐसा इसलिए किया जाता है जब भी केबल ओवरलोड हो, जब भी केबल में फुल वोल्टेज चले तो उस केस में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है ना। हीट जनरेट होने से दोनों कोर आपस में चिपक सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इन सभी की सेफ्टी के लिए ये किया जाता है। भूमिगत केबल बिछाते समय कौन सी प्राथमिक सावधानी बरतनी चाहिए कि केबल में तीक्ष्ण मोड़ यानी कि शार्प बेंड से बचना चाहिए। अगर मान लीजिए केबल आप बिछा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसी जा रही है, लाइन डायरेक्ट आप मोड़ देंगे तो यहाँ पर केबल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, है ना। केबल क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और केबल अगर एक बार टूट गई तो अंडरग्राउंड केबल को सही करने में पता है आपको कितना माथा पच्ची होता है, कितना मशक्कत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। फॉल्ट को ढूंढना ही बहुत कठिन है। अग्नि संकट फायर हजार्ड में वेल्डिंग अनुप्रयोग के लिए सामान्यतः किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग के TRS क्षेत्र केबल जो होती है यही ज़्यादातर यूज होता है, हमेशा से होता आ रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की दिशा उत्क्रमित करने की सबसे सामान्य विधि क्या है। दिशा उत्क्रमित करने की सबसे सामान्य विधि है स्टेटर में 2 फेजों के कनेक्शन को चेंज कर दो। जो आपका मोटर में होता है टर्मिनल बॉक्स, उस टर्मिनल बॉक्स में क्या होते हैं, उस टर्मिनल बॉक्स में ऐसे 3 टर्मिनल होंगे, है ना। 3 टर्मिनल, एक होगा RYB का, यहाँ फिर होगा RYB का, है ना। ऐसे कनेक्शन किया जाता है स्टार और डेल्टा इसमें। तो आप क्या करो, एक बार R को R के साथ रहने दीजिए, R को Y के साथ कनेक्ट कर दीजिए और B को इसके Y के साथ कनेक्ट कर दीजिए, है ना। ऐसा करेंगे तो स्टेटर में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा और मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। लास्ट सवाल है, विद्युत मोटर में रोटर रियोस्टेट नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जो रोटर रियोस्टेट कंट्रोलिंग सिस्टम है ये केवल स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यानी कि सर्पी वलय मोटर में प्रयोग किया जाता है और इसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, है ना।
अगर सिंगल फेज का ये मोटर है, सर्पी वाला मोटर, तो सेल्फ स्टार्ट करेगा, अगर 3 फेज का है तो स्पीड को कंट्रोल करेगा। लेकिन इसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बट रेजिस्टेंस लगाने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, 200 से 300 गुना तक बढ़ जाता है ना। लेकिन पावर लॉस को भी हमें देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो ये केवल विधि वहाँ पर लागू होता है जो सर्पी वाला इंडक्शन मोटर है, चाहे वो सिंगल फेज का हो चाहे वो 3 फेज का हो। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 60 सवालों को हम अंजाम दे चुके हैं और आप भी पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये महानता को दिखाता है कि आप अपने काम के लिए कितने एकाग्र हैं, आपका मन कितना स्थिर है, आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना मन से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। जब क्लास शुरू हो जाता है ना सर, तो ये मायने नहीं रखता कि कितना टाइम हो गया, बस क्लास में सही चीज़ें मिलना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम आए। तो पढ़ने का जी भी करता है, दिल भी लगता है, मन भी करता है। और सॉल्यूशन जो हम आपको कराए हैं वो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। हर चीज़ का डिटेल दिया हूँ, ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है ना। तो सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना यार, और फिर सेशन को लाइक ज़रूर करना है ना, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।